गुड मॉर्निंग सर।
Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. स्टूडेंट्स, आप लोगों के सेक्शन में आई थिंक थोड़ा सा आईओटी का पार्ट रह गया था, तो उसको आज देख लेते हैं सो दैट कि यूनिट को भी फिनिश कर दें। एंड एक सेक्शन में आई थिंक कि हमने आईओटी का इंट्रोडक्शन भी नहीं बताया है। ये नोट्स सबने स्टडी कर लिए हैं, ये जो हमने शेयर किए थे आईओटी पर? रिप्लाई करिए। तो आईओटी बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसका आईओटी का भी, उसके बाद फिर लेटर जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन दे देंगे। आप लोग बहुत कुछ आईओटी पर स्टडी कर भी चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। तो बेसिकली जो आईओटी है वो नेटवर्किंग है ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि जो भी हम अपने सराउंडिंग्स की बात करते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था इसमें, ये एनी टाइम, एनी प्लेस एंड एनीथिंग इन कनेक्टिविटी। in terms of connectivity means there must be no boundation of time for connectivity। आप जब चाहें तब कनेक्टिविटी हो। एनी प्लेस, प्लेस का कोई इशू नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग आजकल क्या होता है कि कभी कभी थोड़ा सा आउटर में या बहुत इंटीरियर में चले जाते हैं तो मोबाइल में कनेक्टिविटी का इशू रहता है। तो यहाँ पर प्लेस को भी लिया गया है कि हम किसी भी प्लेस पर जाएं बट कनेक्टिविटी का इशू नहीं होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एनीथिंग, मतलब जो भी चीज़ें हैं सब कुछ कनेक्टेड होना चाहिए। एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस एंड एवरीथिंग मस्ट बी कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। ये मतलब मेन आईओटी का ये कह सकते हैं मोटो या पंचलाइन आईओटी की है। तो अपकमिंग ईयर्स की बात करें तो आईओटी बेस्ड टेक्नोलॉजी विल ऑफर एडवांस लेवल ऑफ सर्विसेज एंड प्रैक्टिकली चेंज द वे ऑफ पीपल लिव देयर डेली लाइफ्स। लाइक जैसे कि एडवांसमेंट्स इन मेडिसिन, पावर और जीन थेरेपीज़ हो गई, एग्रीकल्चर्स हो गया, स्मार्ट सिटीज़ हो गई, स्मार्ट होम्स हो गए। ये सब मतलब बहुत ही ये कह सकते हैं कि बहुत छोटे एग्जांपल्स हैं आईओटी के। अब इन स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट होम्स का मतलब यही है कि वी नीड टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम एनी प्लेस एंड एट एनी टाइम। लाइक कि जैसे हम स्मार्ट होम्स की बात करते हैं तो स्मार्ट होम्स के केस में आपके जितने भी अप्लाइंसेस हैं
और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सभी आपके ऑटोमेटेड होने चाहिए एंड मस्ट बी कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट सो दैट कि आप उसे कहीं से भी ऑपरेट कर सकें। सेम थिंग स्मार्ट सिटीज़ के लिए है कि स्मार्ट सिटीज़ में भी लाइक जैसे जो है बहुत ही कॉमन एग्जांपल है स्ट्रीट लाइट्स का, तो स्ट्रीट लाइट का ऑटोमेशन भी हो सो दैट कि रिमोटली आप उसको एक्सेस कर सकें, ऑन ऑफ कर सकें एंड अगर कोई माइनर प्रॉब्लम है तो देयर मस्ट बी सम पॉसिबिलिटी कि आप उसे रिपेयर भी कर सकें। तो इस तरह से जो है देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स कि हम आईओटी के एप्लीकेशंस देख सकते हैं। अब जो कंपोनेंट्स की बात करें आईओटी के, तो मेनली आईओटी के 4 कंपोनेंट्स हैं। एक लो पावर एम्बेडेड सिस्टम, एक क्लाउड कंप्यूटिंग, एक अवेलेबिलिटी ऑफ बिग डेटा एंड एक नेटवर्किंग कनेक्शन। लो पावर एम्बेडेड सिस्टम का मतलब क्या है कि ये जो है एक तो सबसे इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका बैटरी कंजम्पशन बहुत लो होता है एंड परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है। एंड कहीं पर भी हम अगर ऑटोमेशन की बात करते हैं तो विदाउट एम्बेडेड सिस्टम ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली क्लाउड कंप्यूटिंग, बिकॉज अगर हम एनी टाइम एनी प्लेस और एनीवेयर की बात कर रहे हैं तो इन दैट केस वी नीड सम क्लाउड स्पेस सो दैट कि हम अपने डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकें। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर समय हार्ड ड्राइव लेकर के चलें या कोई डिस्क स्टोरेज को कैरी करें। जैसे कि हम लोगों के पास में जीमेल में गूगल ड्राइव है, आप कहीं पर भी जीमेल लॉगिन करिए, आपके गूगल ड्राइव का डेटा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने लैपटॉप या मोबाइल को कैरी करके ले जाए, बस कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब ये जो 4th पॉइंट है नेटवर्किंग कनेक्शन, विदाउट नेटवर्किंग कनेक्शन कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। एंड थर्ड जो है अवेलेबिलिटी ऑफ बिग डेटा, मीन्स कि हम जैसे आईओटी की बात करते हैं तो हमको पूरी तरह से सेंसर्स पर बेस्ड होना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर जो आईओटी की बात करते हैं हम लोग डेटा कलेक्शन की बात करते हैं कि कहीं से भी कोई डेटा जब तक कलेक्ट नहीं होगा तब तक उस पर कोई भी ऑपरेशंस नहीं हो सकते। एंड डेटा कलेक्शन कैन बी डन थ्रू सेंसर्स। एंड मोस्टली अगर हम आईओटी एप्लीकेशंस की बात करें तो दीज डेटाज आर बेस्ड ऑन रियल टाइम डेटा। मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई ओल्ड डेटा है, जनरली ये रियल टाइम डेटा पर बेस्ड होते हैं। बिकॉज पुराना डेटा तो कहीं से भी मिल जाता है, बट अगर रियल टाइम डेटा की बात करें तो रियल टाइम डेटा आपको इसी तरह से सेंसर्स के थ्रू मिलेगा। तो मेनली ये 4 कंपोनेंट्स हमारे पास में यहाँ पर होते हैं। अब IoT इनेबलर्स की बात करते हैं कि IoT की इनेबलिंग किस तरह से हो सकती है। तो एक तो RFIDs की हमें ज़रूरत है, सेंसर्स की ज़रूरत है, नैनो टेक्नोलॉजी और स्मार्ट नेटवर्क्स। अब RFIDs क्या है? हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं वो यूजिंग रेडियो वेव्स करते हैं। RF का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो जो भी वायरलेस कम्युनिकेशन होगा वो आपका रेडियो वेव्स के थ्रू होगा। और अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरकनेक्शंस की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम वायर्ड कनेक्शन नहीं कर सकते हैं, वायर्ड कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। या रिमोट लोकेशंस में, माउंटेन्स में हो गया, या ये कह सकते हैं कि जो आपके सी होते हैं, समुद्र हो गए, तो इस तरह की जो रिमोट लोकेशंस हैं जहाँ पर कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पॉसिबल नहीं है, तो दैट इज़ वाई वी नीड वायरलेस कम्युनिकेशन। सिमिलरली हमें सेंसर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है टू कलेक्ट डेटा, लाइक जैसे मोशन सेंसर्स हो गए, टेम्परेचर सेंसर हो गए, प्रेशर सेंसर हो गए, इस तरह के तमाम सेंसर्स हैं जो कि डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए काम आते हैं। बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो इसी तरह के जो है डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स पर अपना सेंसर पर रिलाई करते हैं अपने डेटा के लिए। सिमिलरली नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कि हमें जहाँ पर भी जैसे कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो इन दैट केस we need extremely small devices with dimensions usually less than 100 nanometers। इसलिए हमें नैनो टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है। एंड स्मार्ट नेटवर्क्स का मतलब हो गया कि हम जो भी नेटवर्क्स डेवलप करेंगे वो प्रॉपर कनेक्टेड हों, और स्मार्टली कनेक्टेड हों मीन्स ऑटोमेटिक वो अपनी जो भी इंटरकनेक्शन है, टोपोलॉजीज़ है, उनको ऑटोमेटिक एज पर रिक्वायरमेंट चेंज कर सकें।
देन फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईओटी की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक आप लोग भी अपने आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक कि जैसे कि पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है कि मैसिवली स्केलेबल मीन्स इसका कवरेज बहुत हाई होना चाहिए, एफिशिएंसी हाई हो, आईपी बेस्ड एड्रेसिंग भी नहीं होगी इन अपकमिंग फ्यूचर, बिकॉज इसमें लिमिटेड यूज़र्स हो सकते हैं, डिफाइंड होते हैं यूज़र्स, एंड हमको ईच एंड एवरीथिंग का इंटरकनेक्शन करना है, तो हमें कोई ऐसी एड्रेसिंग सिस्टम, ऐसा एड्रेसिंग सिस्टम रखना पड़ेगा जिसमें कि कोई लिमिटेशन ना हो। तो इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं। एक और मोस्ट एग्जांपल है जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टिपिकली कंज्यूम लेस पावर, बिकॉज रिमोट लोकेशंस में अगर हम कोई भी अपने सेंसर्स, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो इट मस्ट कंज्यूम लेस पावर सो दैट कि आपको बैटरी चेंज करने के लिए वहाँ बार बार ना जाना पड़े, या कोई ऑल्टरनेटिव ऐसा सोर्स होना चाहिए जिस सोर्स के थ्रू ये चल सके, लाइक जैसे सनलाइट होती है, बट सनलाइट भी हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। लाइक कि बहुत जगह ऐसा होता है कि रेनी सीज़न बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है, तो इन दैट केस वहाँ पर सनलाइट वाला काम आपका नहीं चल पाएगा, जब सोलर उस पर हम लोग बेस्ड नहीं हो सकते हैं। सिमिलरली अल्टरनेटिव सोर्स विंड एनर्जी भी हो सकता है, बट विंड एनर्जी भी हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो हमें बैकअप पर तो डिपेंड करना ही पड़ेगा। इसीलिए हमें ऐसे डिवाइसेस की ज़रूरत है जो लेस पावर कंजम्पशन करें। तो हमें ये जो सेंसर्स हो गए या नैनो टेक्नोलॉजी के जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हो गए, इनको हमें इस तरह से डिज़ाइन करना है सो दैट कि इनका पावर कंजम्पशन एज लो एज पॉसिबल हो। इसके बाद एप्लीकेशन डोमेन्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में इसका यूटिलाइजेशन है, फिर सेकंड नंबर पे हेल्थ केयर हो गया, फिर सिक्योरिटीज़, रिटेल, कहाँ कितना इसका एप्लीकेशन है आईओटी का करंट टाइम में, वो यहाँ पर शो किया गया है। मॉडर्न एप्लीकेशंस की बात करें तो जो भी पहले भी डिस्कस किए, स्मार्ट ग्रिड हो गए, स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट होम्स, हेल्थ केयर, अर्थक्वेक डिटेक्शन, रेडिएशन डिटेक्शन, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। एक मिनट होल्ड करिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फिर हम लोग बात करते हैं इसके जो कंपोनेंट्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, जैसे मोस्टली एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज़ होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मीन्स ये माइक्रो प्रोसेसर का काम है कि जो भी कंप्यूटर है उसके ब्रेन की तरह काम करना, मीन्स कमांड्स देना सभी को कि किसको कब क्या काम करना है। नाइनटीन सेवेंटीज़ में पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड ये इसका ब्लॉक डायग्राम है।
मेन माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपका ये, इसमें एक ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका काम होता है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल जो भी ऑपरेशंस होंगे वो इस ALU में होते हैं। कंट्रोल यूनिट का काम कंट्रोलिंग का है, क्योंकि ALU को कोई भी ऑपरेशन करने के लिए डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, और डेटा कहाँ से आएगा, किस तरह से आएगा, ये कंट्रोल यूनिट का काम है प्रोवाइड कराना। एंड यहाँ से जो भी आउटपुट जनरेट होगा वो आउटपुट कहाँ जाएगा, कहीं स्टोर होगा, आउटपुट डिवाइस पे जाएगा, ये सारी कंट्रोलिंग जो है कंट्रोल यूनिट से होती है। सिमिलरली एक रजिस्टर एरे होता है, कोई भी इनपुट डेटा आ रहा है तो ये डेटा सबसे पहले रजिस्टर एरेज में सेव होगा, उसके बाद फिर ये ALU में जा कर के इसका ऑपरेशन होता है। अब इनपुट डिवाइस तो हो गई इनपुट देने के लिए, आउटपुट डिवाइस हो गई कि हम किसी आउटपुट डिवाइस में आउटपुट भेज रहे हैं। मेमोरी यूनिट का काम है कि समटाइम्स हमें कुछ डेटा ऐसा होता है जिसको कि हमें मेमोरी में अपने पास सेव करके रखना पड़ता है फॉर फ्यूचर यूज़। तो इन दैट केस हम एक्सटर्नल मेमोरीज का यूज़ करते हैं। यहाँ पर डेटा को सेव भी किया जाता है और यहाँ से डेटा को रिकॉल भी किया जाता है वापस। इसीलिए ये बाई डायरेक्शनल बना हुआ है। इनपुट डिवाइस से डेटा सिर्फ अंदर की तरफ आएगा, इसीलिए सिंगल एरो है। आउटपुट डिवाइस में डेटा सिर्फ बाहर की तरफ होगा, यहाँ से निकल रहा होगा, इसीलिए एरो की डायरेक्शन देखिए आप, कहीं बाई डायरेक्शनल है, कहीं यूनि डायरेक्शनल है। माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो अब ये जो यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल आपको एरोज दिख रहे थे, इन्हें हम कहते हैं बस। बस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वायर्स होते हैं। कभी आप लोगों ने अगर CPU ओपन देखा हो तो उसमें बहुत ही चौड़ी पट्टी सी होती है वाइट या ब्लैक कलर की, और इसके दोनों तरफ से कनेक्टर्स लगे हुए होते हैं, इसको कहते हैं बस। ये सारे डेटा के ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। CPU हम लोगों ने देख लिया, CPU क्या है, मेनली इसमें ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, फिर रजिस्टर एरे होते हैं, एक डिकोडर होता है जो कि क्योंकि हम कोई भी ऑटोमेशन कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर अगर एज अ ब्रेन वर्क कर रहा है तो इट मीन्स कि उसको पहले से कुछ फीड किया गया है, मीन्स प्रोग्रामिंग उसमें की गई है। अब प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग यूज़र के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि हम उस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं जो हमें समझ में आती है। बट कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है होती है मशीन लेवल लैंग्वेज। तो डिकोडर क्या करता है? उस प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके माइक्रो प्रोसेसर को देता है, सो दैट कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि क्या उसको वर्क करना है। इसी तरह से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक होता है जो कि उस इंस्ट्रक्शन को होल्ड करना होता है जिसको कि एग्जीक्यूट होना होता है, मतलब कि जैसे ही जो भी नेक्स्ट एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट होनी है उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है और माइक्रो प्रोसेसर को बताता है कि हाँ अब ये इंस्ट्रक्शन आपको एग्जीक्यूट करना है। बसेस 3 तरह की होती है, एक डेटा बस होती है, एक एड्रेस बस और एक कंट्रोल बस। डेटा बस में तो डेटा ट्रेवल करता है, जो कि इनपुट डेटा आ रहा है, आउटपुट डेटा आ रहा है। एड्रेस बस में एड्रेस ट्रेवल करता है, मतलब कि जैसे कि हमें मेमोरी में डेटा को सेव करना है, तो मेमोरी में क्योंकि बहुत लार्ज स्पेस होता है तो मेमोरी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और डेटा को किस पार्ट पे जा कर के कहाँ पर सेव होना है ये माइक्रो प्रोसेसर को बताना होगा, बिकॉज डेटा को नहीं पता है कि उसे किस प्लेस पे जाके स्टोर होना है। लाइक इस तरह से मेमोरी में सेगमेंट्स बने हुए हैं तो हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। तो माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस डिफाइन करता है एंड उस एड्रेस पे जा कर के डेटा सेव होता है। तो एड्रेस बस इज यूज्ड फॉर एड्रेसिंग पर्पस। इसी तरह से कुछ कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जो कंट्रोलिंग के लिए वर्क करते हैं, लाइक क्लॉक सिग्नल्स हो गए या इंटरप्ट सिग्नल हो गया, रेडी सिग्नल हो गया, ये सिग्नल्स कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, इनके लिए कंट्रोल बस होती है। मेमोरी भी दो तरह की है, एक रैम, दूसरी रोम। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं और ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जैसे ही पावर ऑफ होती है वैसे ही इसका डेटा इरेज हो जाता है। रोम इसका जस्ट रिवर्स है, रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है एंड इसमें जो डेटा होता है वो डेटा पावर ऑफ के बाद भी रिटेन करता है ये। नेक्स्ट पे इसी तरह माइक्रो कंट्रोलर है। डिफरेंस बस इतना है दोनों डिवाइस एक ही जैसी, एक ही तरह काम करती, बस ये डिफरेंस अगर आप समझ लेंगे तो आप इसकी वर्किंग को भी समझ लेंगे।
सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका डिफरेंस है वो लास्ट पॉइंट है कि माइक्रो कंट्रोलर कंसिस्ट ऑफ रैम, रोम एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, बट माइक्रो प्रोसेसर में ऐसा नहीं होता है। रैम, रोम और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स नहीं होते। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट फिर इजी टू रिप्लेस हो गया। ये इजीली रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। इसका डिज़ाइन और हार्डवेयर कॉस्ट लो होता है, ये हाई होता है। इसको लार्ज एप्लीकेशंस के लिए डिज़ाइन करते हैं, ये स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए या कोई सिंगल टास्क करने के लिए, लाइक जैसे कि छोटे छोटे जो अलार्मिंग सिस्टम होते हैं वो सब माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड होते हैं। पावर कंजम्पशन लो होता है, यहाँ पावर कंजम्पशन हाई होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। रेस्ट वर्क सेम है दोनों का, दोनों में प्रोग्रामिंग होती है, दोनों ब्रेन की तरह काम करते हैं किसी भी सिस्टम के। माइक्रो कंट्रोलर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जो सिस्टम यूज़ करते हैं वो है बिट सिस्टम। उसकी डेटा बस जो है वो कितने बिट की है, कितने बिट का डेटा एक साथ उस डेटा बस से ट्रेवल कर सकता है, इस पर डिपेंड होता है ये 8 बिट, 16 बिट या 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर। जितने ज़्यादा बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है उतनी अच्छी स्पीड होती है उसकी। 8051 एक एग्जांपल है माइक्रो कंट्रोलर का। एप्लीकेशंस की बात करें तो जितना भी ऑटोमेशन है वो सभी ऑटोमेशन जो है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आता है। नेक्स्ट फिर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी सबने यूज़ की होगी। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ये इसका सिंबल है ब्लूटूथ का। और मोस्टली लोगों ने यूज़ किया होगा ब्लूटूथ। जनरली इसकी जो रेंज होती है वो 10 मीटर्स होती है। तो अगर आप जो भी दो डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड है अगर उनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे तो फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है ब्लूटूथ डिवाइसेस में। ब्लूटूथ डिवाइसेस में एक वर्ड होता है पिकोनेट। यहाँ पर आपको इंटरकनेक्शन दिखाया गया है। ये एक पिकोनेट ये है आपका, एक पिकोनेट ये, दो पिकोनेट्स दिखा रखे गए हैं। तो इसमें क्या होता है, एक आपका मास्टर होता है, रेस्ट जितनी डिवाइसेस होती हैं वो स्लेव होती हैं। मास्टर का काम होता है डेटा को सेंड करना, मतलब जो भी डिवाइस डेटा सेंड कर रही होगी वो मास्टर डिवाइस होती है, एंड जो रिसीव कर रहे होते हैं वो स्लेव्स होते हैं। और स्लेव्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अप टू 7 स्लेव्स होते हैं एक पिकोनेट में। यहाँ पर देखिए एक मास्टर ये है और दो स्लेव्स हैं। तो ये इस एक जो है मतलब मास्टर से जब कुछ स्लेव्स इंटरकनेक्टेड होते हैं तो उसे पिकोनेट कहते हैं। जब हम सेवरल पिकोनेट्स को कनेक्ट कर देते हैं तो उसे हम फिर स्कैटरनेट कहते हैं। पिकोनेट्स के कुछ फीचर्स हैं वो देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। लाइक कि अगर विद इन पिकोनेट की बात करें तो टाइमिंग ऑफ वेरियस डिवाइसेस एंड फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल डिवाइसेस इज डिटरमाइंड बाय क्लॉक एंड यूनिक 48 बिट एड्रेस ऑफ मास्टर। क्योंकि कहीं पर भी कोई भी डेटा ट्रांसमिशन अगर हो रहा है तो सबसे पहले एड्रेसिंग सिस्टम डिज़ाइन होता है कि एड्रेसिंग किस तरह से करी जाएगी। लाइक अगर 4 डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड हैं तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि डिवाइसेस को कैसे हम आइडेंटिफाई करें। तो इसीलिए सबसे पहला काम होता है कि वो एड्रेसेस हर एक डिवाइस को एलोकेट कर देते हैं और उसके बाद फिर एड्रेसिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग फिर डेटा ट्रांसमिट होता है। एंड ईच डिवाइस कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली within up to 7 other devices within a single piconet. Each device can communicate with several piconets simultaneously. जो several piconets का भी हम बता रहे थे तो फिर उसे हम scatternet कहते हैं। Similarly, there is no direct connection between slaves. मतलब जो slaves interconnected हैं वो आपस में communication नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो directly connected नहीं होते हैं। उनको through master ही communication करने की ज़रूरत पड़ती है। And slaves are allowed to transmit once these have been told by the master. मतलब जब मास्टर अलाउ करेगा तभी स्लेव्स डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यही कुछ फीचर्स यहाँ पर पिकोनेट के लिखे हुए हैं, आप लोग स्टडी कर लीजिएगा।
देन फिर स्पेक्ट्रम है इसका। स्पेक्ट्रम मतलब किस फ्रीक्वेंसी रेंज में ये वर्क करता है। तो फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें 2.4 से 2.485 गीगाहर्ट्ज़ इसकी रेंज है। और रेंज की बात करें तो इसकी रेंज डिपेंडिंग अपॉन कि किस क्लास का हम ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं, इसकी रेंज अलग अलग है। 1 मीटर भी है रेंज, 10 मीटर्स भी है और 100 मीटर्स भी है। तो जनरली हम लोग जो मोबाइल में यूज़ करते हैं उसकी रेंज 10 मीटर्स होती है। डेटा रेट की बात करें कि डेटा किस रेट पर ट्रांसमिट होता है, तो 1 Mbps डेटा रेट फॉर 1.2 वर्जन एंड 3 Mbps डेटा रेट फॉर वर्जन 2.0 कंबाइंड विद एरर डेटा रेट। तो वही है कि वर्जन के अकॉर्डिंग फिर डेटा रेट्स भी हैं। तो रेंज और डेटा रेट डिपेंड करती है कि हम किस ब्लूटूथ को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और वायरलेस कम्युनिकेशन है जिसे कि हम लोग वाईफाई के नाम से जाते हैं, वाईफाई टेक्नोलॉजी। इसको जनरली लोग वाईफाई फिडेलिटी से भी डिनोट करते हैं, वायरलेस फिडेलिटी। और ये जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वायरलेस के, ये सभी के सभी स्टैंडर्ड्स IEEE ने डिफाइन कर रखे हैं। IEEE ने हर एक स्टैंडर्ड को कुछ नंबर्स एलोकेट कर रखे हैं। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए 802.11 स्टैंडर्ड है, बिकॉज कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी डिवाइस, कुछ भी है तो उसके लिए देयर मस्ट बी सम स्टैंडर्ड्स, सो दैट कि वो अपने स्टैंडर्ड से बाइफरकेट ना करें, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइनिंग करें, जैसे ISI मार्क होता है। तो इसी तरह से IEEE भी एक नंबरिंग सिस्टम दे रखा है इसने भी, विद सम प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड्स। अब वाईफाई के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक, क्योंकि सब लोग वाईफाई को यूज़ करते हैं। जैसे कि स्मार्ट टीवीज़ हो गए, आपके स्मार्टफोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, तो ये सब वायरलेस मतलब वाईफाई पर बेस्ड होते हैं। आप लैपटॉप से वायरलेस कनेक्शन किसी भी डिवाइस का कर सकते हैं। मोबाइल से वायरलेस के थ्रू, वाईफाई के थ्रू आप टीवी भी इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल भी इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, एंड देन डेटा शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप आजकल स्मार्ट टीवीज़ आ गए हैं, तो मोबाइल का जो भी डेटा है वो डायरेक्टली आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी दे सकते हैं थ्रू वाईफाई। और वाईफाई के केस में क्या है कि इसकी रेंज ज़्यादा होती है, और ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों के केस में इनका पावर कंजम्पशन भी बहुत लो होता है। टाइप्स की बात करें तो जैसे 802.11 स्टैंडर्ड है, उसके बाद में फिर 4 तरह के वाईफाई हैं, 802.11a, 802.11b, 802.11g एंड 802.11n। डिपेंडिंग अपॉन टेक्नोलॉजी इनके स्पीड्स और डेटा रेट के अकॉर्डिंग इनकी नंबरिंग की गई है, A, B, G एंड N। N और G में सबसे ज़्यादा स्पीड और सबसे ज़्यादा डेटा रेट्स है। तो अब कभी भी आप अगर जैसे मोबाइल परचेज़ करते हैं, स्पेसिफिकेशन देखते हैं, तो आप ये देखिएगा कि कौन सा आप लोगों को वाईफाई प्रोवाइड किया जा रहा है, उसमें क्लियरली मेंशन होता है, आप देख सकते हैं। अगर G और N है तो इट मीन्स कि उसकी जो है स्पीड अच्छी है, और अगर A और B है तो इट मीन्स कि स्पीड कंपेरेटिवली लो है, लो नहीं है, कंपेरेटिवली लो है। ठीक, तो एज़ कम्पेयर टू ब्लूटूथ, वाईफाई की रेंज ज़्यादा होती है, बट स्टिल इसकी रेंज लिमिटेड है। इंटरफ्रेंस होता है इसमें माइक्रोवेव ओवेंस या टेलीफोन से, पावर कंजम्पशन कंपेयर टू ब्लूटूथ हाई है, और डेटा सिक्योरिटी नहीं होती है इसमें। एडवांटेजेस की बात करें तो अगर वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट वायरलेस टेक्नोलॉजी का यही है कि ये मोबाइल होते हैं, मतलब मूवेबल होती है डिवाइस। इट कैन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ वायर, ठीक, केबलिंग प्रोसेस कम हो जाता है, सेफ है, और किसी नेटवर्क के साथ इंटरफ्रेंस नहीं होता है, हॉटस्पॉट्स के थ्रू भी इंटरकनेक्शन होता है। तो ये सब ऐसे इसके एडवांटेजेस लिखे हुए हैं जो आप लोग किसी ना किसी तरह से यूज़ ज़रूर कर रहे हैं उनको। एंड एप्लीकेशंस भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मोबाइल एप्लीकेशंस हो गया, बिजनेस में यूज़ होते हैं, होम अप्लाइंसेस में भी यूज़ होने लगा है,
कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस में भी, जहाँ पर ऑटोमेशन करते हैं वहाँ पर भी, ऑटोमोटिव सेगमेंट में भी यूज़ होता है। नेट ब्राउजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज, ये सब बहुत ही वेल नोन एग्जांपल्स हैं वाईफाई टेक्नोलॉजी के। इसके बाद जैसे कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग की बात करें तो कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग में कि हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड, मेनली कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग में हम लोग यही डिस्कस करते हैं। तो डिवाइसेस के इंटरकनेक्शन की बात कर रहे हैं तो जैसे हमने वाईफाई स्टडी किया, वाईफाई के थ्रू इंटरकनेक्शन होता है, ब्लूटूथ के थ्रू होता है। इसके अलावा कुछ और इंटरकनेक्शंस हैं लाइक जिगबी हो गया। हर एक का जो नेम है उसके जो है उसके नीचे उसके डेटा रेट्स, उसकी स्पीड, उसकी रेंज, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं जिसके अकॉर्डिंग इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है, इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इंटरकनेक्शंस के लिए यूज़ होती हैं और हर एक की जो है कुछ ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं डिपेंडिंग अपॉन रेंज एंड स्पीड्स। सिमिलरली सेंसर नोड्स होते हैं जिनको कि हम वायरलेस सेंसर नोड्स कहते हैं। वायरलेस सेंसर नोड्स का मतलब है कि जो हम लोग सेंसर्स वगैरह लगाते हैं उनको वायरलेसली इंटरकनेक्ट करते हैं। तो वायरलेसली इंटरकनेक्ट करने के लिए हमें हर एक डिवाइस में एक ट्रांसीवर लगाना पड़ता है। मतलब ट्रांसीवर का मतलब होता है कि उसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों चीज़ें हैं। इट मीन्स कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स इस तरह के नेटवर्क्स होते हैं जो कि डेटा को ट्रांसमिट भी करते हैं, डेटा को रिसीव भी करते हैं। ये देखिए, ये इसका एक स्मॉल ब्लॉक डायग्राम है। एक सेंसर लगा हुआ है, एक एमसीयू लगा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर, या ये कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग यूनिट, और एक ट्रांसमीटर और रिसीवर इंटरकनेक्टेड है सो दैट कि हम डेटा को ट्रांसमिट एंड रिसीव कर सके। क्योंकि सेंसर्स को इसीलिए कहीं पर भी अप्लाई किया जाता है सो दैट कि हम उसके थ्रू डेटा को ट्रांसमिट या रिसीव कर सकें। इसके बाद फिर कंसेप्ट ऑफ क्लाउड है।